हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट करते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका पॉलीगन से है। बोला इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा किसी समबहुभुज का बहिष्कोण नहीं हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि बहुभुज बोलते किसको हैं। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र बहुभुज कहलाता है। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, यह सब का सब बहुभुज का एग्जाम्पल है। और अगर किसी बहुभुज के प्रत्येक कोण का माप बराबर होगा तो वह कहलाएगा समबहुभुज। ठीक है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र बहुभुज कहलाएगा। और अगर किसी बहुभुज के प्रत्येक कोण का माप बराबर हो तो वह कहलाएगा समबहुभुज। अब बहुभुज के अंतःकोण का माप अलग अलग हो सकता है। जैसे त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360। लेकिन किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग फिक्स है और वह आपका होता है 360 डिग्री। चाहे कोई भी आकृति हो, कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके सभी बहिष्कोणों का योग कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहां पे बोला है कि निम्न में से कौन सा किसी समबहुभुज का बहिष्कोण नहीं हो सकता है। तो जो 360 को नहीं काटेगा वह नहीं होगा। तो 72 काटेगा, 50 नहीं काटेगा। तो जो नहीं होगा उसी को हमें चुनना था। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। गौर से देखिएगा, अगर 72 है तो सोचिए जरा सा कि 72 में कितना से गुना करें कि 360 आ जाएगा। तो 72 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 72 पंचे 360 हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक कोण का माप 72 72 होगा। तो वह पंचभुज हो सकता है, 5 कोण हो सकता है, 72 पंचे 360 हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि 50, अगर प्रत्येक बहिष्कोण का माप 50 है तो 50 में हम कितना से गुना करें कि 360 हो जाएगा। तो 50 में कोई भी ऐसा पूर्णांक नहीं है जिससे गुना करने पर 360 हो जाएगा। यानी कि कभी भी किसी बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का माप नहीं हो सकता है। अब 45 को भी ले सकते हैं। देख लीजिए, प्रत्येक बहिष्कोण का माप 45 भी हो सकता है, क्योंकि 45 360 को काटेगा। 45 में अगर आप गुना करते हैं 8 से तो 45 8 360 हो जाता है। मतलब यह बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का माप हो सकता है। 36 भी हो सकता है, 36 गुने 10 360 हो जाएगा, या 360 36 को काट रहा है। तो बाकी तीनों ऑप्शन तो हो सकता है किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का माप, लेकिन कभी भी विकल्प बी आपका नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो 360 को काटेगा वह समबहुभुज के बहिष्कोण का माप हो सकता है, जो नहीं काटेगा वह नहीं होगा। हमें जो नहीं होगा उसी को चुनना था। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यह क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। बोला है थीटा न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा, और tan थीटा का वैल्यू अगर इतना हो तो हमें बताना है सेक स्क्वायर थीटा का मान। अब ध्यान से समझिएगा, tan थीटा का मान कितना दे रखा है? tan थीटा का मान यहाँ पे आपका दे रखा है √6 + 6 + 6 डॉट डॉट डॉट। तो यह जो है पार्ट आपका घातांक और करनी में, इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखे हैं कि रूट के भीतर अगर कोई एक ही संख्या बार 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 लगातार आए तो क्या करना है, उसको बाहर निकाल के एक बार लिखना है। तो इसको बाहर निकाल के लिख दी। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? 3 गुने 2 लिखेंगे। अब यहाँ से आंसर चुनने का तरीका है कि बीच में अगर प्लस 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 हो तो दोनों में से जो पर का गुणनखंड होगा वह आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस पूरे पार्ट का कैलकुलेशन आपका 3 हो जाएगा। घातांक और करनी में इस चीज़ को हम लोगों को पढ़ना है। अगर मान लीजिए 12 12 12 होता तो 12 को 2 भागों में तोड़ देंगे, 4 गुना 3। अब दोनों में से जो पर का गुणनखंड होगा वह आंसर होगा। मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाता? 4। कब? जब 12 होता। माइनस रहने पर जो छोटका गुणनखंड होगा वह हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकाल लिए। अब tan थीटा का वैल्यू निकाल लिए तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? हमें इस क्वेश्चन में बताना है सेक स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, दो तरीका है। यहाँ पे हम फॉर्मूला ही लगा देते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इस फॉर्मूला का उपयोग करके भी हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। या फिर tan थीटा बराबर क्या होता है आपका? लंब बट्टा आधार। तो लंब 3 बट्टा में कुछ नहीं, मतलब आधार 1 हो जाएगा। इस दोनों की मदद से हम लोग कर्ण निकालेंगे, और जब लंब आधार कर्ण निकल जाएगा उसके बाद सेक थीटा का मान निकालेंगे। स्क्वायर करना है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो वहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं। ज़्यादा आसान होगा कि इसी फॉर्मूला का उपयोग कर ले।
तो हमें सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा को अपने जगह पे रहने दीजिए, ठीक है। आगे देख लीजिए, अच्छा टेन थीटा का वैल्यू क्या है 3, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 1 + 9 यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा का मान 3 है, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान 3 का स्क्वायर 9 होगा। इधर -9 है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो +9, 1 + 9 यानी कि 10 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका 10 हो गया। किसी ऑप्शन में 10 नहीं है, तो विकल्प डी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए नंबर 4 क्वेश्चन बोला है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में ए बी और सी डी दो समानांतर जीवाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी यदि वे केंद्र के विपरीत तरफ है। अब ध्यान से देखिएगा, एक यह भी क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लोग को सीखना है। एक कॉन्सेप्ट तो आपका इस क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखेंगे। जैसे यह आपका कोई एक वृत्त है, अब इसमें दो जीवा है ए बी और सी डी, तो एक जीवा हम यहाँ पे ले लिए ए बी और एक जीवा हम यहाँ पे ले लिए सी डी। इस जीवा का नाम है आपका ए बी और दूसरा जो जीवा है उसका नाम है सी डी। जीवा किसको बोलेंगे, परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा। अब एक चीज और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि वे केंद्र के विपरीत तरफ है, यानी दोनों जीवा जो है केंद्र के विपरीत तरफ, अगर एक केंद्र के नीचे तो दूसरा केंद्र के ऊपर, आप चाहे तो एक को केंद्र के बाएं तरफ दूसरे को केंद्र के दाएं तरफ बना सकते हैं। मतलब दोनों को आपको क्या करना है, केंद्र के विपरीत तरफ रखना है। ओके, चलिए आगे देखिए। अब इसके बीच का हमें दूरी बताना है। बीच की दूरी यानी कि लंबवत दूरी, बिल्कुल बीच से आप दूरी निकालिएगा, हालांकि कहीं से भी दूरी निकालिएगा तो सेम ही आएगा। तो आपको क्या बताना है, इसके बीच की दूरी यानी कि लंबवत दूरी। तो इस पॉइंट को हम ले लिए m और इस पॉइंट को हम ले लिए n, यानी हमें क्या वैल्यू बताना है इस क्वेश्चन में, m n का वैल्यू बताना है। अच्छा देख लीजिए, जीवा का माप भी दे रखा है। ए बी जीवा का माप कितना है, ए बी जीवा का, इस जीवा का माप आपका दे रखा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ए बी और सी डी समानांतर जीवाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक जीवा का लंबाई 8 सेंटीमीटर है और यह जो दूसरा जीवा है इसका लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। और हमें इस क्वेश्चन में बताना है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप ध्यान रखिएगा। जब भी आपको जीवाओं के बीच की दूरी निकालना हो तो आपको क्या करना है ना, कि इन दोनों जीवाओं की लंबाई को जोड़ करके आधा कर लेना है। तो एक जीवा का लंबाई 8, दूसरा का लंबाई 6, दोनों को जोड़ करके कर लीजिए आधा। तो 8 + 6/2, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14/2 कितना 7 सेंटीमीटर। यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। विकल्प बी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जब भी जीवाओं के बीच की दूरी पूछेगा तो क्या करना है, दोनों को जोड़ करके आधा कर लेना है। अब एक कॉन्सेप्ट और आप समझिए, अगर क्वेश्चन में यह बोला होता कि दोनों जीवा केंद्र के एक ही तरफ है, दोनों जीवा कहाँ है, केंद्र के एक ही तरफ, तो एक जीवा यहाँ पे हम बना लिए ए बी, ठीक है, ए बी एक जीवा हो गया, और दूसरा जीवा है सी डी। सी डी छोटा है तो नीचे आ जाएगा, और नीचे इसको कर लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं सी डी, यह आपका दूसरा जीवा हो गया, ठीक है। और गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि दोनों जीवा जो है वह समानांतर तो है लेकिन केंद्र के एक ही तरफ है। और अगर दोनों केंद्र के एक ही तरफ है तो इसके बीच की दूरी, यानी इस पॉइंट को अगर हम m मानते हैं और इस पॉइंट को n मानते हैं, तो अब इस दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, अब इस दोनों के बीच का दूरी घट जाएगा। जब दोनों केंद्र के एक ही तरफ होगा उस केस में दोनों के बीच का दूरी कम निकलेगा। देख सकते हैं आप, दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, कम निकलेगा। या तो दोनों को ऊपर बनाइए या फिर दोनों को नीचे बनाइए, एक ही तरफ बनाने का तो यही मतलब है। तो जब दोनों जीवा केंद्र के एक ही तरफ होगा उस समय इसके बीच का दूरी कम होगा, और जब दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में होगा उस समय इसके बीच का दूरी ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा वाला वैल्यू निकालना होगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग किए, तो जब कम वाला वैल्यू निकालना होगा तो दोनों को घटा करके 2 से भाग करेंगे। तो 8 - 6/2, 8 में से 6 माइनस करिएगा 2, 2/2 यानी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर कब होगा, जब दोनों केंद्र के एक ही तरफ हो। तो यहां से आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि जब भी जीवाओं के बीच की दूरी आपसे पूछा जाए, जब भी आपसे जीवाओं के बीच की दूरी पूछा जाए तो या तो दोनों जीवाओं को जोड़ करके हम आधा करेंगे या फिर घटा करके आधा करेंगे, या तो जोड़ करके आधा करेंगे या फिर घटा करके आधा करेंगे। जोड़ के आधा कब करेंगे, जब दोनों केंद्र के विपरीत दिशा में होगा, और घटा करके आधा कब करेंगे, जब दोनों केंद्र के एक ही तरफ होगा। छोटा वैल्यू निकालना होगा तो घटा करके आधा करेंगे, और अगर बड़ा वैल्यू निकालना होगा तो जोड़ करके आधा करेंगे।
अब कई बार क्वेश्चन में क्या करता है कि आपसे त्रिज्या भी पूछ देता है, हालांकि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, लेकिन इन्हीं दोनों जीवा के बेसिस पर आपसे अगर त्रिज्या पूछ दिया जाए तो त्रिज्या कैसे निकालिएगा। देखिए त्रिज्या निकालने का यहाँ पे ट्रिक क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। त्रिज्या यानी कि आर का वैल्यू निकालने का ट्रिक क्या होगा, तो पहला जीवा कितना है 8, इसका आधा का स्क्वायर करिए, प्लस दूसरा जीवा कितना है 6, इसके आधे का स्क्वायर करिए और अंडर रूट कर लीजिए, जीवा का त्रिज्या का लंबाई निकल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 हो जाएगा, यानी दोनों जीवाओं के बीच त्रिज्या का माप कितना होगा 5। 5 आपका यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू दे भी रखा है। तो मान लीजिए कि आपसे इस क्वेश्चन में यह पूछ दिया गया होता कि त्रिज्या का लंबाई क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पहला जीवा को करेंगे आधा, दूसरा जीवा को करेंगे आधा और स्क्वायर करके जोड़ के उसका निकाल लेना है वर्गमूल, इससे वृत्त की त्रिज्या का माप निकल जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे आपको समझना है, अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में ना जीवाओं के बीच की दूरी दे दे, जैसे इस क्वेश्चन में जीवाओं के बीच की दूरी आप कितना निकाले हैं, अभी 7 निकाले हैं, तो जीवाओं के बीच की दूरी दे दिया, ओके चलिए, और एक जीवा का लंबाई 8 है और दूसरा का माप आपसे पूछ दिया कि दूसरे जीवा का माप क्या होगा, तो एक जीवा का लंबाई कितना है 8 प्लस दूसरा जीवा का लंबाई हमसे पूछ दिया, उसको क्या मानेंगे x मानेंगे, और बट्टा में क्या करेंगे, बट्टा में 2 करेंगे, इससे क्या निकलेगा, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी जब दोनों केंद्र के विपरीत दिशा में हो। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू आपका 7 देगा। जीवाओं के बीच की दूरी दे करके कोई एक जीवा का लंबाई दे करके ही दूसरा जीवा का लंबाई पूछेगा, तो जिस जीवा का लंबाई नहीं पता होगा उसको x मानेंगे, मेथड हमारा वही रहेगा, इसको सोल्व करेंगे। देख लीजिए 7 दूना 14, 8 प्लस x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ से x का मान कितना निकला, x का मान 6 निकला। देख लीजिए दूसरे जीवा का लंबाई कितना है आपका 6 सेंटीमीटर ही है। तो आप यहाँ पे जो मेथड सीखे हैं उसके मदद से त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, जब विपरीत दिशा में होगा दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं जब एक ही दिशा में होगा, और साथ में अगर कोई एक जीवा की लंबाई और उसके साथ में जीवाओं के बीच की दूरी दे दिया तो वहाँ पे ना आप देख लीजिएगा कि विपरीत दिशा में है कि एक दिशा में है, तो वहाँ पे आप दूसरे जीवा की लंबाई भी निकाल सकते हैं। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 5 क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे बोला है कि यदि 2 बराबर वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं और उनमें से प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। देखिए 2 वृत्त बराबर वृत्त है, हमारा यहाँ पे एक वृत्त हो गया और दूसरा वृत्त यह हो गया, और दोनों कहाँ से गुजर रहा है, दोनों बराबर वृत्त है, दोनों एक दूसरे के केंद्र से होके गुजर रहा है। ठीक है, पहला जो वृत्त है देख लीजिए यह दूसरे वृत्त के केंद्र से होके गुजर रहा है, और जो दूसरा वृत्त है वह पहले वृत्त के केंद्र से होके गुजर रहा है। अच्छा दोनों का त्रिज्या बराबर दे रखा है क्वेश्चन में। अब त्रिज्या बराबर होने का मतलब देख लीजिए केंद्र बिंदु से परिधि, यही तो त्रिज्या होगा। देख लीजिए इस वाले वृत्त को देखिए, इसका केंद्र बिंदु और इसका यह परिधि, तो केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या। और इस वाले वृत्त में आइए, इधर दाईं ओर वाले वृत्त में इसका यह केंद्र बिंदु और केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या, मतलब यह दोनों का त्रिज्या हो गया। और दोनों के त्रिज्या का माप कितना दे रखा है, दोनों के त्रिज्या का माप दे रखा है 5, यानी कि यह 5 हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर यहाँ से हम इसको मिला देंगे तो केंद्र बिंदु से परिधि, अब केंद्र बिंदु से परिधि क्या होगा त्रिज्या, यहाँ से इसको मिला देंगे तो यह भी केंद्र बिंदु से किसको टच किया, परिधि, यह भी त्रिज्या हो जाएगा। तो यह भी त्रिज्या, यह भी त्रिज्या, यह भी त्रिज्या, मतलब तीनों भुजा का माप क्या होगा बराबर, तीनों त्रिज्या ही है तो तीनों का माप बराबर होगा, और तीनों का माप कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से यह किस तरह का त्रिभुज बना, समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी होगा यह क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होगा। और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, √3/2 इंटू ए, तो √3/2 इंटू ए यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा, और समबाहु त्रिभुज की भुजा यहाँ पे कितना है 5, तो 5 √3/2 इस आधे का माप होगा, तो इस पूरे का माप कितना हो जाएगा, बस इसी में गुना कर लीजिए 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 5√3। 5√3 क्या होगा, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। यह जो जीवा है वह किसका जीवा है, यह जो जीवा है वह आपका दोनों वृत्त का जीवा है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 5√3। डायरेक्ट ट्रिक देख लीजिए क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ध्यान से देखिएगा। जो डायरेक्ट ट्रिक है उसको हम बता रहे हैं। यहाँ पे 2 वृत्त तो हम बना लिए, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था, हमें इस क्वेश्चन में बताना था, देखिएगा हमें इस क्वेश्चन में बताना था
उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा यानी ऐसी जीवा जो दोनों का हो। तो देखिए यहाँ पे जो जीवा होगा वह किसका जीवा होगा, दोनों का। यह जो जीवा है परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा, तो यह जीवा कौन से वृत्त का है, इस वृत्त का भी है, इस वृत्त का भी है, तो यही क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ जीवा। और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका √3 × r। बस इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, √3 × r। कब, जब दोनों वृत्त समान हो और एक दूसरे के केंद्र से होके गुजरे। तो √3 × r का वैल्यू 5, तो 5√3 विकल्प बी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए नंबर 6। बोला है x सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, x² हो जाएगा। x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल x² होगा। क्यों ऐसा होगा, देखिएगा इसको। जैसे आपका अर्धवृत्त हो गया और यह हो गया आपका केंद्र बिंदु। अब इसके द्वारा ध्यान से देखिएगा, इसके द्वारा जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा, जो अर्धवृत्त में बनेगा सबसे बड़ा त्रिभुज, उसमें आधार हम यही लेंगे, तभी तो सबसे बड़ा, इससे बड़ा आधार तो नहीं ले सकते हैं। तो इसको ले लिए, एक त्रिभुज हम इस तरीके से बना लिए। अब होता क्या है कि व्यास के द्वारा जो परिधि पे कोण बनता है वह आपका समकोण होता है। तो यह जो त्रिभुज बनेगा समकोण यानी कि 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा, जो अंदर में त्रिभुज बनेगा वह समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है वह तो व्यास है इसका। तो त्रिज्या दे रखा है कितना, x सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास आपका 2x हो जाएगा। और आगे केंद्र बिंदु से यहाँ पे लंब अगर हम डाल देते हैं, इस पॉइंट से इस पे लंब डाल देते हैं, तो यह क्या है, केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं 1/2 गुने आधार, तो आधार कितना हो जाएगा 2x, और ऊंचाई कितना, ऊंचाई आपका हो जाएगा x। सोल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल, x गुने x यानी कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो यही आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा वृत्त बनाएंगे तो उसका आधार तो यही होगा ना, और यह क्या होगा, ऊंचाई, तो केंद्र बिंदु से परिधि को टच किया तो यह तो वृत्त के त्रिज्या के बराबर, तो त्रिज्या x हो जाएगा, यह x होगा, पूरा व्यास तो आपका 2x हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यह कहता है कि x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल x²। 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे अंक भी आपको मिल सकता है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, अर्धवृत्त में बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 5k² के बराबर होगा। मोस्ट रिपीटेड यह आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, बोला है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कर्ण 6√2 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समकोण समद्विबाहु, देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज तो उसको बोलेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री, और समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजा बराबर। तो दो भुजा बराबर कौन कौन हो सकता है, लंब और आधार। तो आधार 1 ले लिए, लंब 1 ले लिए, ठीक है, लंब आधार क्या ले लिए, बराबर ले लिए, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, यही क्या होगा, यही आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। दो भुजा बराबर और साथ में एक कोण 90 डिग्री, कोण एक कोण 90 डिग्री होने की वजह से समकोण हो गया, और दो भुजा बराबर होने की वजह से समद्विबाहु हो गया, और दोनों को मिला करके समद्विबाहु समकोण हो गया। कर्ण कभी भी लंब और आधार के बराबर नहीं होगा, तो बराबर जब भी होगा तो लंब और आधार ही होगा। ठीक है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहने का मतलब कि ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका लंब और आधार बराबर। तो देखिएगा यहाँ पे हम 1 ले लिए लंब, आधार ले लिए 1, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका √2। कर्ण कैसे निकाल लिए आप, कर्ण निकालेंगे √अंडर लंब का स्क्वायर जो और आधार का स्क्वायर, तो लंब 1 है, आधार 1 है, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करिए, एक का स्क्वायर 1, एक का स्क्वायर 1, एक और एक 2, √2 यही रह जाएगा। तो अगर लंब लेते हैं 1, आधार लेते हैं 1, तो कर्ण कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, यह एक रेशियो हो गया, लंब 1 आधार 1, तो कर्ण कितना, √2। इस क्वेश्चन में बोला है कि कर्ण 6√2 है, कर्ण कितना बोला है, 6√2 बोला है। इसका मतलब यह है कि √2 का वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में, √2 का वैल्यू 6√2 के बराबर। तो यहां से 1 का मान क्या हो जाएगा, काटिए, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1 का मान इस क्वेश्चन में 6 के बराबर। तो 1 का मान 6 के बराबर, यानी यहाँ 1 है तो यह किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। यहाँ भी 1 है तो यह किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। और इसका मान तो आपका दे रखा है, जब 1 का वैल्यू 6 के बराबर तो √2 का वैल्यू 6√2 के बराबर, इसका मान तो वैसे भी दे रखा था। ठीक है, चलिए, तीनों वजह का माप निकल गया। अब हमें क्षेत्रफल बताना है, तो समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब गुने आधार, तो लंब कितना है 6 और आधार कितना है 6, सोल्व कर लीजिए, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एक तो तरीका आपका यह हो गया, दूसरा तरीका यह हो गया कि हम इसको x भी मान सकते हैं। ठीक है,
लंब आधार कर्ण को हम क्या कर सकते हैं, x भी मान सकते हैं। तो लंब हम मान लिए यहाँ पे x, आधार कितना x, तो कर्ण कितना हो जाएगा, √2 इंटू एक्स हो जाएगा। यही तो होगा, लंब x आधार x, तो कर्ण कितना √2 इंटू एक्स हो जाएगा। ऐसे ही तो करेंगे ना हम लोग, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तभी तो कर्ण निकलेगा। अब x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, रूट में है तो रूट में रहेगा, x का वर्गमूल x हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी √2 इंटू एक्स हो जाएगा। तो लंब x आधार x, तो कर्ण √2 इंटू एक्स। अब इस क्वेश्चन में कर्ण ही दे रखा है, इसका मतलब √2 इंटू एक्स का वैल्यू दे रखा है कितना, √2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है आपका, 6√2 दे रखा है। तो इससे यह कैंसिल हो गया, x का मान 6 आ गया। तो x का मान 6 आने का मतलब कि लंब भी 6 और आधार भी कितना, 6 आ गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुने लंब गुने आधार, 6 गुने 6 36/2 यानी 18 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा। आगे चलिए, नंबर 8 क्वेश्चन देखिए। बोला है यदि एक त्रिभुज का कोण 90 डिग्री, मतलब वह समकोण होगा, एक भी कोण 90 डिग्री हो गया तो समकोण, और 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो इन कोणों के सामने वाली भुजाओं का अनुपात, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री, इन तीनों कोणों के सामने वाली भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो गौर से देखिएगा, अगर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप 1 होता है ना, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप हो जाता है √3 और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप हो जाता है 2, यानी 2:√3:1। विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और केवल इसी रेशियो के मदद से कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग सोल्व करते हैं, केवल यही रेशियो से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 9 देखिए, यहाँ पे साइन ए का वैल्यू दे रखा है m/n। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब है m, और कर्ण कितना, कर्ण है n, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब n हो जाएगा, कर्ण n हो जाएगा। अब देख लीजिए, लंब निकल गया, कर्ण निकल गया, आधार निकालना है तो क्या करेंगे, आधार बराबर √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही तो होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी √n² माइनस m², √n² माइनस m²। यही किसका वैल्यू हो जाएगा, यही आपका वैल्यू हो जाएगा आधार का। जब लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब पता है, कर्ण पता है, तो आधार कैसे निकालेंगे, √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा करके। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए, हमें इसका वैल्यू बताना है, इसका। चलिए, यहाँ पे क्या है आपका √n² माइनस m², यही तो है, इंटू आगे देख लीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना m और आधार कितना, आधार तो यही निकाले हैं √m² माइनस n²। tan थीटा बराबर तो यही होगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। अब इतना गुणे tan थीटा का मान पूछा है, तो इससे यह कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास m। इस क्वेश्चन का आपका आंसर यही m हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, a² माइनस b² इंटू साइन थीटा 2ab इंटू कॉस थीटा बराबर a² प्लस b², यही है। अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जो साइन थीटा के गुना में होगा ना, वह आपका हो जाता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। तो यह हो गया आपका लंब। जो कॉस थीटा के गुना में होगा वह आपका हो जाता है आधार, और जो बराबर में वैल्यू देता है वह आपका क्या होता है, कर्ण। कंडीशन यही है कि यह तीनों जो है वह ट्रिपलेट होना चाहिए, मतलब तीनों समकोण त्रिभुज का भुजा होना चाहिए। और वेरिएबल के रूप में यह आपका समकोण त्रिभुज का भुजा है, यह तीनों ट्रिपलेट बनाता है, a² माइनस b², 2ab, और इसके अलावा a² प्लस b², यह क्या बनाता है, यह आपका ट्रिपलेट बनाता है। ट्रिपलेट कैसे चेक करेंगे, इन दोनों के वर्गों का योग करके देखिए, इसके बराबर आ जाएगा। आप चेक जरूर करिएगा, पहला दोनों जो छोटा वाला है उसके वर्गों का योग करके देखिए, बड़ा वाला के बराबर आ जाएगा। तो वेरिएबल के फॉर्म में यह क्या बनाता है, वेरिएबल के फॉर्म में यह ट्रिपलेट बनाता है। जैसे x, y और √x² प्लस y², यह भी क्या बनाता है, यह भी आपका ट्रिपलेट बनाता है। तो अगर ट्रिपलेट बनाए उस केस में क्या होगा, जो साइन थीटा के गुना में होगा वह लंब, जो कॉस के गुना में होगा आधार, और जो बराबर में वैल्यू देगा वह कर्ण। तो हमें क्या बताना है, tan थीटा का मान, और tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो a² माइनस b² बट्टा 2ab, a² माइनस b² बट्टा 2ab, विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जब लंब पता है, आधार पता है, तो tan थीटा का मान तो लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब बट्टा आधार करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान 1/√3। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा। देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका वैल्यू कितना है आपका, इसका वैल्यू है 1/√3।
अच्छा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान अगर दे रखा हो तो इसके मदद से आप निकाल सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान, क्योंकि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का जो मान होता है वह इसके मान का रिवर्स होता है। तो 1/√3 का रिवर्स क्या होगा? √3 होगा। बस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के मान का उल्टा कॉसेक प्लस कॉट का मान होता है, और कॉसेक प्लस कॉट के मान का उल्टा कॉसेक माइनस कॉट का मान होता है। एक जगह और यह मेथड लागू होता है, यह मेथड सेक माइनस टेन के मान का उल्टा सेक प्लस टेन का मान होता है, और सेक प्लस टेन के मान का उल्टा सेक माइनस टेन का मान होता है। तो कॉसेक कॉट और सेक टेन में यह रूल आपका लागू होता है, इसके मान का रिवर्स इतना होता है। आगे देखिए, अब दो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ ले तो कॉट यहाँ पे आपका माइनस में यहाँ प्लस में कट जाएगा, कॉसेक प्लस कॉसेक क्या हो जाएगा? 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब इस तरह वाले वैल्यू को जोड़े हैं तो इसको भी जोड़िए, तो इसको अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 4/√3 हो जाएगा। कितना होगा? 4/√3। 1/√3 में √3 जोड़िए ना, 1/√3 में आपको क्या करना है? √3 को जोड़ना है। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एलसीएम क्या होगा? √3 होगा। इससे यह कैंसिल, 1 प्लस इससे काटेंगे √3 टाइम, √3 से √3 में गुना 3 हो जाएगा, 3 1 4/√3। अब काटिए, इस दोनों को बाएं तरफ वाले को जोड़े हैं तो दाएं तरफ वाले को भी तो जोड़ेंगे। 2 से काटिए, ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल, 2/√3। और 2/√3 कॉस कितने डिग्री का मान होता है? सर कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, क्योंकि साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कॉसेक 60 का मान 2/√3। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू पता चल गया 60, क्योंकि कॉसेक 60 का ही मान 2/√3 होगा। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। तो हमें बताना है यहाँ पे कॉस थीटा, इसका मतलब कि कॉस कितने डिग्री का मान? कॉस 60 डिग्री का मान। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, यानी विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।